दोस्तों, यह एक नई स्टोरी है। तुम संग प्रीत लगाई। दोस्तों, आप लोग नाराज़ ज़रूर होंगे, लेकिन नाराज़ होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें जैसे जैसे पुरानी कहानियों के पार्ट मिलेंगे हम तुरंत अपलोड करेंगे। और ये कहानी हम आशा करते हैं आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं, और पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। पूरे घर में शादी का माहौल था और कस्तूरी का पूरा परिवार इस शादी में शामिल था। हो भी क्यों ना, यह शादी भी तो थी कस्तूरी की दीदी अंजलि की, जो कस्तूरी की हम उम्र ही थी। लगभग अंजलि कस्तूरी से 6 महीने की बड़ी थी, लेकिन यहाँ कभी कस्तूरी ने दीदी का प्रयोग नहीं किया। अंजलि कस्तूरी के सगे चाचा की बेटी थी और दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। इस वजह से यहाँ यह रिश्ता उनके सामाजिक रिश्ते से भी ज़्यादा अटूट था, क्योंकि दोस्त से ऊपर कोई रिश्ता नहीं, कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं। कस्तूरी अपने घर में सबसे बड़ी थी। कस्तूरी की खुद की और 2 बहन थी, निशु और पीहू। पीहू में तो बचपना भरा था, लेकिन कस्तूरी, निशु और अंजलि के यह तीनों की बॉन्डिंग काफ़ी मजबूत थी। हर बात एक दूसरे से तीनों साझा करते थे। और आज जब सब परिवार पूरे जोश से इस शादी का हिस्सा बने हुए थे। कस्तूरी बहुत ही मेधावी छात्रों में से एक थी। अपने स्कूल के साथ साथ कॉलेज की भी टॉपर थी। पढ़ाई में टॉपर तो थी, साथ में दिखने में भी चांद से कम नहीं थी। गोरा बदन, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने वाली, कजरारे नैन, रूप और गुण की मिश्रित मीठा फल थी हमारी कस्तूरी। कस्तूरी एक मिडिल क्लास से थी। उसके पापा एक साधारण कर्मचारी थे। घर की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं थी, लेकिन कस्तूरी अपने पढ़ाई के साथ साथ घर में अच्छी खासी ट्यूशन भी पढ़ा लेती थी, जिससे अपनी और अपने बहनों का ऊपरी खर्चा चल जाता था। अपने पापा की वो लाडली थी, बस उसे अपने पैरों पर खड़ा होना था। अपने पापा की जिम्मेदारियों को कम करने वो अपनी पढ़ाई पूरी निष्ठा से करती थी, जिससे उसे एक अच्छी जॉब मिल सके। और अभी कुछ दिनों से वो अपने चाचा की बेटी की शादी में पूरे परिवार के साथ अंजलि के घर आई हुई है। एक ही शहर में रहते हुए भी दोनों परिवारों का घर अलग था, लेकिन कस्तूरी, पीहू और अंजलि का कॉलेज एक था, इसलिए तीनों की मुलाकात हर रोज़ कॉलेज में हो ही जाती थी। सब रिश्तेदारों में कस्तूरी की खूबसूरती और उसके कोमल व्यवहार की चर्चा पूरे शादी के घर में हो रही थी। हर छोटे बड़े काम में सब कस्तूरी को ही बुला रहे थे, और वो भी खुशी खुशी सब कामों को कर रही थी और जाकर अंजलि को सब बता भी रही थी। जी हाँ, सही समझे। एक तरफ से उसे अंजलि की जासूस भी कह सकते हैं। कौन क्या कह रहा है, कैसी बातें हो रही हैं, उसके दूल्हे मियाँ के बारे में सबका क्या ख्याल है, सब किस व्यंग्यवाड़ का प्रयोग कर रहे हैं। यह रिपोर्ट तो कस्तूरी ही अंजलि को दे रही थी, और कस्तूरी बड़े शौक से यह सब किए जा रही थी अपनी प्यारी अंजलि के लिए, क्योंकि उनके खानदान में यह पहली शादी थी जिसमें दूल्हे का चयन घर वालों ने नहीं बल्कि खुद अंजलि ने किया था। यह रास्ता कठिन तो था, लेकिन इस रास्ते पर अंजलि ने सबका मुंह बंद करते हुए आखिर जीत हासिल की थी। और आज उसके कठिन परिश्रम का ही फल था कि आज वो अपने घर वालों की सहमति से दुल्हन बनकर अपने दूल्हे का इंतजार कर रही थी। देखते देखते शादी का दिन भी आ गया। पूरा घर मेहमानों से खचाखच भरने लगा। कस्तूरी अपने रिश्तेदारों की बात मानते हुए घर के कामों में उनका हाथ बटा रही थी। काम करते हुए भी शादी के दिन कस्तूरी को ऐसा महसूस होने लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, कोई शायद उसे घूर रहा है। उसने शक को यकीन में बदलने के लिए वो इधर उधर भी देखती, लेकिन कहीं कोई नज़र नहीं आता उसे। हो सकता है कस्तूरी को देखते ही वो छुपने की कोशिश करता होगा। बारात आने में देरी थी, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त था। दोपहर में सबके खाने के बाद सबने कस्तूरी को डांस के लिए जोर करने लगे। उसके परिवार में सबको पता था कि कस्तूरी पढ़ने में मेधावी होते हुए नृत्य में भी परिपूर्ण थी। अगर कोई पूछता कस्तूरी से कि उसकी हॉबी क्या है, तो वो नृत्य ही कहती, क्योंकि
इस कला से कस्तूरी को प्रेम भी था और हॉबी भी थी। आज सब जिद कर रहे थे, लेकिन कस्तूरी को आज मन नहीं था कि वो सबके सामने नृत्य करे। यह देखकर अंजलि, कस्तूरी नृत्य करना तो तुझे बहुत पसंद है, तो आज क्यों मना कर रही है? कर ना बहन। कस्तूरी कहती है, अंजलि मैं यहाँ बहुतों को नहीं जानती हूँ, कैसे कर दूँ? अंजलि कहती है, अरे सब तो अपने ही हैं, तो स्टार्ट तो कर। पहले तो कस्तूरी ने थकावट का बहाना बनाकर टालने की कोशिश करने लगी, लेकिन सबके जोर देने पर उसे नृत्य करना ही पड़ा। पूरी निष्ठा से उसने नृत्य किया। सबने उसकी तारीफ भी जमकर करने लगे। तभी उसकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो उसका नृत्य शायद छुप छुप कर देख रहा था। कस्तूरी की नज़र पड़ते ही वह दूसरी तरफ चला गया। उसके बाद इस बात को नज़रअंदाज करते हुए कस्तूरी शाम की तैयारी में लग गई। शाम होने को थी। जहाँ एक तरफ बारात आने की तैयारी चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि भी दुल्हन बनने की तैयारी कर रही थी। अंजलि की साज श्रृंगार को देखकर तारीफ करने लगे सब। उसके ही कमरे में कस्तूरी निशु के साथ तैयार हो रही थी। अंजलि की शादी के लिए कस्तूरी ने अपने बचाए पैसों से अपने लिए एक लहंगा चोली खरीदा था और आज वही पहन रही थी। गोल्डन कलर की लहंगा में कस्तूरी खुद ही दुल्हन लग रही थी। कस्तूरी का चेहरा भी पूरी तरह निखर रहा था। उसके निखरते चेहरे को देखकर अंजलि रोनी सूरत करते हुए कहती है, यार यह क्या पहना है तुमने? अवाक होकर कस्तूरी खुद को ऊपर से नीचे तक देखती है। उसे सब सामान्य ही लग रहा था, तो निशु ने ही पूछ लिया, क्यों, सब ठीक ही तो है यार, दुल्हन मैं हूँ या ये? कस्तूरी की तरफ देखकर अंजलि ने कहा। यह सुनकर कस्तूरी, घबरा मत, मैं तेरे दूल्हे पर कोई लाइन वाइन नहीं मारने वाली। निशु कहती है, और आपको ज़रूरत भी क्या है किसी और पर के दूल्हे पर नज़र डालने की? देखना आज तो खुद आपको अपना दूल्हा मिलने वाला है। कस्तूरी कहती है, हेलो, तुम सब ध्यान से सुनो, मैं यह श्रृंगार अपने लिए दूल्हे को खोजने के लिए नहीं कर रही हूँ। अंजलि कहती है, तो यह श्रृंगार किसके लिए है? ज़रा बताना तो हमें। लड़कियाँ सजती ही हैं इसलिए कि लड़के उन्हें ताड़ें। इससे लड़कियों का कॉन्फिडेंस हाई होता है, समझी? कस्तूरी कहती है, तुम्हारा होता होगा, मेरा नहीं। मैंने यह श्रृंगार बस खुद के लिए की हूँ ताकि मैं बेहतर दिख सकूँ। मेरी कॉन्फिडेंस लेवल किसी लड़के की वजह से नहीं, बल्कि मेरी काबिलियत देखकर बढ़ेगी, समझी? अंजलि कहती है, अक्सर लड़कियों की काबिलियत चार दीवारी में दम तोड़ देती है कस्तूरी। तो ऊँचे ऊँचे ख्वाब न बुनने लगना। वैसे भी जाना तुझे ब्याह कर दूसरे के घर ही है। कस्तूरी कहती है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। पापा जानते हैं कि मैं यह पढ़ाई सिर्फ अलमीरा में बंद करने के लिए नहीं कर रही हूँ। एक दिन मैं भी जॉब करूँगी और अपने सपने को साकार करूँगी। मैं अपना एक डांस अकादमी बनाऊँगी, देख लेना। अंजलि कहती है, तुम भूल रही हो कस्तूरी कि तुम किस घर में जन्म ली हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस घर में रहकर। कस्तूरी कहती है, ऐसा क्यों कह रही हो? अंजलि कहती है, हमारी फैमिली के बैकग्राउंड को अगर तुम एक बार फिर से झांक लो तो बेहतर होगा। कस्तूरी सोचते हुए अंजलि से कहती है, अंजलि अब ऐसा नहीं होगा, अब सबकी सोच बदल रही है। देखो ना, हमारे घर में किसी ने लव मैरिज नहीं किया, लेकिन तुमने शुरुआत की, और देखो ताऊजी ने तुम्हारी बात मान भी लिया। हाँ, यह बात अलग है कि तुम्हें बहुत पापड़ बेलने पड़े, लेकिन अंत में जीत तो तुम्हारी ही हुई है ना। वैसे ही एक दिन मेरे सपने भी मेरे साथ चलेंगे अंजलि। बंद आँखों में बंद करने के लिए मैंने अपने सपने नहीं देखे, खुली आँखों से भी मैं इस सपने को जी रही हूँ। अंजलि और कस्तूरी को इस तरह बातें करते देख निशु कहती है, यार तुम दोनों आज भी एक नए टॉपिक पर बहस करने लगी। और अंजलि, अब तू यह जुबान कम ही चलाया कर, अब तुम मायके में नहीं अपनी ससुराल में जा रही है। अंजलि कहती है, हाँ तू तो कस्तूरी की ही साइड लेगी, मैं कहाँ तेरी सगी हूँ। कस्तूरी कहती है, अब एक खींच कर लगाऊंगी तुझे। यह क्या उल्टी सीधी बात कर रही है तू?
अंजलि कहती है, तो क्या करूँ मैं, आज मेरी शादी है और तुम दोनों भूल ही गए हो जैसे। कस्तूरी कहती है, 1 सप्ताह से तेरी की शादी के लिए तेरे घर में रह रहे हैं और तू कह रही है कि भूल गए हैं हम। अरे आज तो दीपक तुझे देखकर देखता रह जाएगा, देख लेना। लेकिन कुछ समय तक जहाँ अंजलि यह शादी के लिए खुशी मना रही थी, तो अब पल भर में अपनी विदाई का सोच उसकी आंखें भर गई। अंजलि कस्तूरी से कहती है, यार कल सुबह मेरी विदाई हो जाएगी मेरे इस अपने घर से। कस्तूरी कहती है, अपने घर से कभी क्या किसी की विदाई होती है क्या? यह घर कल भी तेरा था, कल भी तेरा ही रहेगा। कहकर कस्तूरी अंजलि के गले लग जाती है। दोनों को गले लगते देख निशु भी दोनों के गले लग जाती है। तभी अंजलि की माँ उस कमरे में आती हैं और तीनों को गले लगते देख उसकी माँ भी आंखें भर आती हैं। माँ को रोते देख अंजलि अपने माँ के गले लग रोने लगती है। एक माँ पर क्या बीतती है जब उसकी छोटी सी बिटिया दूसरे घर जाने के लिए बड़ी होती है। माँ बेटी को रोते देख कस्तूरी और निशु के भी आंख भर जाते हैं। कस्तूरी यह देखकर अपने आंसू छुपाने के लिए नीचे उतर जाती है। कस्तूरी को इस तरह तैयार होते देख सब रिश्तेदारों की नज़र कस्तूरी पर ही पड़ती है। सच में अंजलि ने ठीक ही कहा था कि आज खुद वो एक दुल्हन लग रही है। यह बात उसे तब समझ आई तब दूर की मौसी ने सबके सामने यह कहा, दुल्हन तो तू ही लग रही है कस्तूरी, देख लेना कहीं दूल्हे मियाँ तुझे ही न वरमाला पहना दे। यह कहकर वो एक कुटिल हंसी हंस देती हैं। उसकी मुस्कान देखकर कस्तूरी का दिमाग गर्म हो जाता है और वो कुछ कहती उसकी माँ उसे चुप रहने का इशारा करती हैं। उसकी माँ ने जब देखा कि कस्तूरी की सुंदरता पर सब नज़र गड़ाए बैठे हैं, तो वो उसे खींचकर घर के एक कोने में ले जाती हैं और वहाँ जाकर उसके कान के नीचे काला टीका लगा देती हैं। अपनी माँ को ऐसा करते देखकर कहती है, क्या माँ, कहीं या काजल बिखर न जाए, मेरी गर्दन में मेकअप ही खराब हो जाएगा मेरी। और उसकी माँ सरला आसपास देखते हुए कहती हैं, तुझे मेकअप की पड़ी है, देख नहीं रही सब तुझे कैसे घूर रहे हैं। अभी तो तेरी शादी भी नहीं हुई, कहीं किसी की नज़र न लग जाए तुझे, कहीं तुझ पर बुरा साया न पड़ जाए। कस्तूरी इधर उधर देखते हुए कहती है, कोई नहीं है माँ, और कौन मुझे नज़र देगा, या बता जरा मुझे, तुम न बेकार में समय बर्बाद कर रही हो। चलो अब बारात आने वाली है। सरला जी कहती हैं, मैं बेकार की बातें कह रही हूँ या खुसर फुसर मैं सुबह से सुन रही हूँ। तुझे सबके सामने ऐसे नाचने की क्या ज़रूरत थी? कस्तूरी कहती है, अरे मैं तो मना ही कर रही थी, सबने ही तो जिद किया था नाचने के लिए। सरला जी कहती हैं, सब कुएं में गिरने को कहेंगे तो गिर जाएगी। कस्तूरी कहती है, माँ तुझे क्या हो गया है? सरला मुँह बनाते हुए कहती हैं, जानती भी है कि सुबह से कितनी बातें हो रही थी तेरे बारे में। एक ने तो यह भी कह दिया कि नचनिया तैयार किया है मैंने तुझे। बच्चों के शर्मनाक हरकत की वजह से उसके माँ बाप को ही बातें सुनने पड़ती हैं। कस्तूरी कहती है, माँ या तू भी जानती है कि। सरला डांटते हुए कहती हैं, चुप रह, और या एक शब्द बोला तू तो या बता तुझे आज इतने सजने की क्या ज़रूरत थी। अब कस्तूरी का गुस्सा तेज हो चुका था अपनी माँ की बातें सुनकर। हद है माँ, जब सिंपल रहूँ तो इतनी साधारण सी रहती है, और अगर आज सज लिया तो कह रही हैं कि इतनी सजने की क्या ज़रूरत है। सच में इंसान क्या चाहे वो बता ही नहीं सकता किसी को। सरला जी कहती हैं, चल चल अब मुँह मत चला ज़्यादा, नहीं तो यह भी सुनना पड़ेगा कि 2-4 अक्षर पढ़ने क्या लगी है, कैंची की तरह जुबान भी चलने लगी है। कस्तूरी कहती है, ओह माँ तो इतना क्यों चिंता करती है सबकी, लोगों का तो काम है कहना, कहने देना उसे, सबको बोलने की आज़ादी है। माँ तो बोलने दे सबको, जिसकी जैसी सोच वो तो वैसे ही बातें करेंगे। मैं कैसी हूँ यह तू जानती है अच्छी तरह, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं क्यों दूसरों को सफाई देती रहूँ। तभी रजत शर्मा कहते हैं, ओह इनका परिचय तो हुआ ही नहीं, यह है रजत शर्मा, कस्तूरी के पिताजी। शांत और सरल स्वभाव के हैं हमारे शर्मा जी, उन्हें अपने परिवार से बहुत लगाव है,
खासकर अपनी बड़ी बेटी कस्तूरी से, क्योंकि कस्तूरी उन्हें पूरी तरह समझती है। लेकिन आज अपने बड़े भाई की बेटी की शादी में उनकी व्यस्तता देखने को मिल रही थी। पूरे लक्ष्मण के अवतार में घूम रहे थे, अपने राम जैसे भाई के। कुछ पूछने के लिए उन्होंने सरला को अपने पास बुलाने लगे। अपने पति की आवाज़ सुनकर सरला उनके पास चली गई और उसकी माँ के जाने के बाद कस्तूरी भी आगे की तरफ जाने ही वाली थी कि पीछे से एक लड़के की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो कस्तूरी को कह रहा था, कस्तूरी जी, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं इस ड्रेस में, और आप कमाल की नृत्य भी करती हैं। कस्तूरी उस अनजान लड़के की तरफ बाहों को ऊंचा करते हुए कही। अपना नाम सुनकर कस्तूरी पीछे की ओर देखती है। सामने उसके एक नौजवान खड़ा था। लाइट ब्लू टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहने वो लड़का अब भी कस्तूरी को ही देख रहा था, लेकिन कस्तूरी को समझ नहीं आ रहा था कि जब वो इस लड़के को जानती तक नहीं है तो उसने मेरा नाम कैसे लिया। जो प्रश्न भी दिमाग में घूम रहा था, उसे जानने के लिए कस्तूरी कुछ बोलती। वो लड़का फिर से, कस्तूरी जी, आप इस ड्रेस में बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आप कमाल का नृत्य भी करती हैं। अब कस्तूरी उस अनजान लड़के की तरफ बाहों को ऊंचा करते हुए कही, आपकी तारीफ, और आपको मेरा नाम किसने बताया? तभी उस लड़के ने अपना परिचय देते हुए कस्तूरी के नज़दीक आते हुए कहा, मेरा नाम केशव है और मैं भी आपकी तरह ही यह शादी अटेंड करने आया हूँ। कस्तूरी थोड़े ताव से बोली, मैंने तुम्हारा नाम पूछा क्या? तो क्यों बता रहे हो मुझे? शादी में आए हो तो वहीं ध्यान रखो, खाओ पियो मौज करो और चलते बनो, बेकार की बातों में मत उलझो। केशव भी कहाँ कम था। वैसे केशव की बोली कम ही निकलती थी, लेकिन कस्तूरी के सामने डटकर खड़ा था। आज तक न तो उसने किसी लड़की की तरफ देखा था और न ही कभी किसी लड़की से बात करने के लिए उसकी उत्सुकता जगी थी। कस्तूरी पहली लड़की थी जिसे देखकर केशव ने उससे बात करने का मन बनाया था, और इसलिए हिम्मत कर कस्तूरी से कहता है, मैंने तो आपको उलझन में डालने वाली कोई बात कही ही नहीं। कस्तूरी मुंह बनाते हुए कहती है, हद है, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान वाली बात हो गई। आप बात को आगे बढ़ाए जा रही हैं। कस्तूरी की बात सुन केशव की हंसी छूटने लगी। कस्तूरी कहती है, मैंने क्या कोई जोक्स मारा जो आपको हंसी आ रही है? केशव कहता है, आप हमेशा से ही इसी लहजे में ही सबसे बात करती हैं कि यह ताव मुझे ही दिखा रही हैं आप। कस्तूरी कहती है, मेरी मर्जी, मैं जिससे चाहूँ जिस लहजे में बात करूँ, आपको इससे क्या, और वैसे भी आपको मेरा नाम किसने बताया? केशव मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब आप यहाँ शादी की मुख्य केंद्र बिंदु हैं तो। कस्तूरी कहती है, मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? केशव हंसते हुए कहता है, मतलब यह है कस्तूरी जी, शायद आपने नोटिस नहीं किया है कि यहाँ शादी में आए लड़के आपके बारे में सब कुछ पता कर रहे हैं, सब आपकी ही तारीफ कर रहे हैं। बस उन्हीं लोगों से आपका नाम पता चल गया मुझे। कस्तूरी कहती है, देखो मिस्टर, अपने काम से काम रखो, ज़्यादा स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। यह बोलकर वो बारात की तरफ चली गई, जो अभी तक आई नहीं थी, लेकिन पटाखे और बैंडबाजे की आवाज़ से तो यही लग रहा था कि बारात अब पहुंचने ही वाली है। केशव वहीं खड़े रह गया, लेकिन कस्तूरी की बातें उसके दिल को छूने लगी थी। अब उसकी नज़र फिर से कस्तूरी को ढूंढने लगी और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। केशव को अपने आसपास देखकर अब तो कस्तूरी की नज़र भी बार बार केशव की तरफ आ जा रही थी, और केशव जो शादी में शामिल होते हुए भी उसकी नज़र कस्तूरी के इर्द गिर्द घूम रही थी। बारात भी आ गई। खुशी का माहौल था। सब अपने अपने तरफ से शादी में शरीफ होने की कोशिश कर रहे थे। कस्तूरी के परिवार वाले बारातियों के स्वागत करने में लगे थे, ताकि कहीं से भी कोई चूक न रह जाए। आखिर लड़की वाले हैं, कोई ऊंच नीच न हो जाए, इसलिए सब अपना 100% दे रहे थे। लेकिन केशव था कि उसकी आंखें सिर्फ कस्तूरी को देख रही थी। रिश्तेदारों की सब लड़कियां दूल्हे के आसपास उसे घेरे मजाक मस्ती कर रही थी। निशु और पीहू दोनों ही मज़े ले रहे थे, लेकिन कस्तूरी इन सब से
अलग अपनी माँ के साथ उनके कामों में हाथ बटा रही थी और केशव दूर से खड़े होकर कस्तूरी को बारीकी नज़रों से देख रहा था। लेकिन कोई था जो केशव पर नज़र डाले थे, जिससे केशव बेखबर था, और यह कोई और नहीं केशव की माँ रंजना थी। दोनों से वो भी केशव की हरकतों को नोटिस कर रही थी कि कहीं तो केशव की नज़र भी अटकी हुई है, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है और यह बात उसकी माँ अच्छी तरह से समझ रही थी। अब भी केशव की नज़र कस्तूरी पर ही टिकी थी। यह देखते हुए वो भी केशव के पास जाकर कहती हैं, क्या बात है, कोई पसंद आ गई है क्या तुझे? अपनी माँ रंजना के मुँह से यह सुनकर शर्माते हुए केशव कहता है, अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हैं? रंजना जी कहती हैं, वही जो तूने सुना, बता कौन है? केशव कहता है, क्या माँ, आप क्या बोल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। केशव की माँ रंजना कहती हैं, केशव, तुझे बखूबी जानती हूँ मैं, दोपहर से नोटिस कर रही हूँ तुझे। तेरा ध्यान कस्तूरी की तरफ ही है, या मुझे भी दिख रहा है। कस्तूरी का नाम सुनते ही केशव का चेहरा खिल गया, लेकिन उसकी चोरी उसकी माँ ने पकड़ लिया था, तो इसी वजह से वो शर्माने लगा। रंजना जी कहती हैं, अब ऐसे क्या शर्मा रहा है, सच बता, मैं सही पकड़ी हूँ कि नहीं? कस्तूरी को ही देख रहा है ना? और अपनी माँ से केशव कहता है, अरे माँ, तुम जानती हो कस्तूरी को? उसकी माँ अब भाव खाते हुए कहती है, क्यों? अब क्यों? जब मैंने पूछा था तो जवाब नहीं दे रहा था, और अब कस्तूरी का नाम लेते ही चेहरा खुल गया जनाब का। अब बारी केशव की थी, इसलिए प्यार से सहलाते हुए अपनी माँ को कहता है, माँ बोलो ना, तुम जानती हो क्या कस्तूरी को? उसकी माँ कहती है, नहीं, वैसे तो नहीं जानती हूँ अच्छे से, लेकिन तेरे लिए खोजबीन कर रखा है मैंने। केशव कहता है, मेरे लिए? रंजना जी कहती हैं, अब मेरे बेटे की निगाह एक जगह अटक कर रह गई है, तो खोजबीन तो मुझे ही करनी पड़ेगी, वरना तू तो आपने मुझसे कुछ कहेगा नहीं। केशव कहते हैं, बताओ ना माँ, यह कस्तूरी है कौन? रंजना जी कहती हैं, वो शर्मा जी के भाई की बेटी है, जहाँ तक मैंने खोज लिया है, और इसी शहर में रहती है। केशव खुश होते हुए कहता है, सच में माँ, तुम बेस्ट माँ और बेस्ट फ्रेंड हो मेरी। केशव सच में अब बहुत खुश दिख रहा था, यह देखकर कि बिन कहे उसकी माँ ने सब पता कर लिया है। केशव के गालों पर थपकी देते हुए रंजना जी कहती हैं, मैं सोच रही थी अगर तू कहे तो अंजलि की शादी के बाद मैं शर्मा जी से तेरे लिए कस्तूरी के लिए बात कर लूँ। यह बात सुनकर केशव का चेहरा खिल उठा। रंजना जी कहती हैं, क्या हुआ बता, बात करूँ कि नहीं? दोस्तों, आपने पूरा पार्ट सुन लिया है, तो आपको पता लग गया होगा कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है। अगर पसंद आई तो फटाफट से कमेंट कर दीजिए, जिससे हम इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड कर सकें। और जो भी स्टोरी पेंडिंग में है, हम सारी स्टोरी पूरी करेंगे। धन्यवाद।